चलिए स्टार्ट करिए। लास्ट टॉपिक आपका हो गया था, होना है मतलब मैंने कुछ लिखवाया था। टॉपिक आपका नंबर कौन सा नंबर है टॉपिक का? टॉपिक में कोई नंबर लिखवाया था आपको? लास्ट टॉपिक पता ही नहीं है यार, हे भगवान। लास्ट टॉपिक आपको हुआ था, उसमें मैंने कुछ बोला था, करके लाने के लिए कुछ होमवर्क दिया था, वो समझ जाऊंगा मैं। स्पीड ऑफ साउंड, वेव्स हो गया था। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। वेव मोशन, वेव मोशन एंड साउंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तरंग गति और ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति और ध्वनि। वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति और ध्वनि। इसमें कुछ भी नहीं हुआ था अभी, ठीक। तो लिखिए सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन आवर्त गति। ऑस्किलेशन समझते हो आप लोग? ऑस्किलेशन नहीं समझते हो? कोई भी चीज किसी एक पर्टिकुलर पाथ पर, रास्ते पर मूव करे, समझ गए? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, लिखो। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, जब एक वस्तु किसी एक निश्चित रास्ते पर, किसी एक निश्चित रास्ते पर बार बार मूव करे, गति करे। निश्चित रास्ते पर, रास्ता कैसा भी हो सकता है आपका, सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, कैसा भी। एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चन सिविल्स के आ रखे हैं प्रीलिम्स में। कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो? निश्चित रास्ते पे मूवमेंट हो रहा होगा, किसका किसका होता है? अर्थ का होता है, सन के चारों तरफ। तो वो सीधी बात है, पीरियोडिक मोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, पहला एग्जाम्पल अर्थ आया हुआ है। दूसरा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है घड़ी। जो तुम लोग अपनी घड़ी देखते हो, एक से लेके उसी हिसाब से मूव करती है, तो सेकंड है क्लॉक, और तीसरा है पेंडुलम, थर्ड इज पेंडुलम। तीनों आ रखे हैं भर भर के एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से, तो तीनों का एक पर्टिकुलर होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग आइए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। ये स्पेशलाइज्ड मोशन फॉर द पेंडुलम, स्पेशलाइज्ड मोशन फॉर द पेंडुलम। मेनली पेंडुलम की गति होती है ये। पेंडुलम सबने देखा होगा, सब लोग जानते होंगे। अब यहां पे पेंडुलम एक बना लीजिए। पेंडुलम के मूवमेंट बनाना, पहला एक पेंडुलम बनाओ, पेंडुलम बनाओ, बन गया पेंडुलम। पेंडुलम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सपेंड होगा, पेंडुलम जाएगा ना यार, उसको वैसे बनाओ। 3 इमेज बनेगी इसमें। पहली इमेज में सीधे रखो पेंडुलम, दूसरी इमेज में इधर की तरफ एक ही में बनाना चाहो तो एक बार इधर लेके जाओ, एक बार, तो 3 एरो कर सकते हो। तो जहां तक मैक्सिमम जा रहा है पेंडुलम, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सुना होगा, नहीं तो उसको बोलते हैं आयाम। नोट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस जितना पेंडुलम मूव करता है वो क्या कहलाता है? आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इसको? नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेंडुलम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। आने दो, आने दो, आज लास्ट है, आने दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए पीरियोडिक टाइम, नेक्स्ट आइए पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल। पीरियोडिक टाइम, लॉजिक बात है, पेंडुलम आपका मूव करके इधर और इधर की तरफ जा रहा है, तो जिस पर्टिकुलर टाइम में मूव कर रहा है, लिखो ऑन विच टाइम द पेंडुलम, ऑन विच टाइम द पेंडुलम कवर इट्स एम्पलीट्यूड। जिस समय में पेंडुलम अपने आयाम को कवर करता है, जितने समय में पेंडुलम अपने आयाम को कवर करता है। मैं आप लोगों को आज अलाउ कर रहा हूं क्लास, ठीक है? कल से किसी को क्लास अलाउ नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं। आज उस बच्चे की मैसेज आया था मेरे पास, सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई। वैसे एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए तो मैं मान सकता हूं, उसने फोटो भेजी है मुझे। जरा सीरियस रहिए चीजों को लेकर। क्लियर हो गया? किसी को अलाउ नहीं करूंगा, भले क्लास में एक बच्चा बैठेगा, अपना देख लेना। आइए क्लास में लेट आते हैं, बाहर बैठिए, ऑफिस में बैठ जाइए, सोफे पे मस्त एसी चल रहा है, बैठिए आराम से सुनिए, तो श्रवण मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेंगे। समझ गए? नोट करिए। एम्पलीट्यूड समझ में आया? पहला होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस। दूसरा, जिस टाइम में वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जा रहा है उस हिस्से को बोलते हैं आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। उसको बोलते हैं आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी।
आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, कंपन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वो इस तरीके से मूव करता है। ये तीन चीजें किसी भी साउंड वेव्स के लिए जरूरी हैं। तीनों क्लियर हो गए? वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एन एन, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1/t होता है, W/2π, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका आप लोगों ने सुना होगा यूनिट, इसी की यूनिट को बोलते हैं हर्ट्ज, इसी के यूनिट को बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। पहली तीन चीजें, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो लॉजिक बात एक यहां कंपलसरी है, उसका पाथ क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, पर सेकंड कितना होगा। तो पहला हिस्सा एम्पलीट्यूड, दूसरा हिस्सा हुआ आपका पीरियोडिक टाइम। चलो डक्स, हेडिंग डालो वेव मोशन। पहली हेडिंग वेव मोशन। वेव मोशन का एग्जांपल मैं आपको दे चुका था, वेव मोशन था जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर था, याद है? तो लिखो वेव मोशन का एग्जांपल। आई थिंक मैंने बताया भी था, एक हिस्सा ऊपर जाता है, एक हिस्सा नीचे जाता है, क्रेस्ट और वाला पोर्शन याद आ रहा है? ठीक है। तो इसमें पहली हेडिंग डालो वेवलेंथ। थोड़ा स्पीड में काम करो, बहुत सीरियस चीजें हो रही हैं भाई। वेवलेंथ, वेवलेंथ देखो, द पार्टिकल ऑफ अ वेव, द पार्टिकल ऑफ अ वेव, किसी तरंग का कोई कण, द पार्टिकल ऑफ अ वेव, किसी तरंग का कोई कण, ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम, जितने समय में एक दूरी को तय करता है, जितने समय में दूरी को तय करता है, उस डिस्टेंस को, उस वेव का वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। उस दूरी को, उस तरंग का लैम्डा, आई थिंक ये लास्ट मुझे याद आ रहा, मैंने डिस्कस हुआ था, कहलाता है। डन। मैंने कुछ आप लोगों को नोट करने के लिए भी दिया था, शायद स्पीड दी थी शायद, क्या? हाँ हाँ हाँ, नोट हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ था। सबसे हाईएस्ट कौन सी है? स्पीड ऑफ साउंड, तुम दोनों लोगों को छोड़ के बाकी लोग, स्पीड ऑफ साउंड में सबसे ज्यादा आपने कौन सा लिखा? गैस नहीं लिखा है? क्यों? बोला गया था आपसे लिखने के लिए। ये दोनों लोग, मैं समझता हूं जो लोग लिख के लाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस रहता है। बाकी लोग, स्पीड ऑफ साउंड जिन लोगों ने लिखा, वो मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दे सबसे ज्यादा कहां पे आपने लिखा है? नहीं लिखा लोगों ने, क्यों? आप लोगों ने मेरा भी एक रूप देखा है, दूसरा रूप मेरे को देखने पे मजबूर मत करिए। रोज आएंगे क्लास में, बात को समझिए। मैं हंसी मजाक करता रहता हूं क्लास में, इसका मतलब नहीं है कि हंसी मजाक में सिविल निकलेगा आपका। सीरियस रहिए जरा चीजों को लेकर के। अगर आपको लिखने के लिए दिया गया है तो रीजन बताइए। एक हफ्ते का टाइम था आपके पास, ऐसा तो नहीं था कल दिया था आज पूछ रहा हूं मैं। एक हफ्ते में आपका 10 मिनट का टाइम नहीं मिला होमवर्क करने के लिए? मिलाऊं फोन घर पे तुम्हारे? एक बार पापा से बात करता हूं कि यार आप मुझे बता दो सर इनका क्या सीन है, फिर आपको अपडेट होगा। क्यों नहीं लिख के लाया? मुझे कारण बताइए। कहां इतने बिजी थे? कांवड़ लेके जा रहे हो? नहीं ना? देन मैंने क्या बोल दिया, ध्यान से समझिएगा। बहुत सीरियस हो जाऊंगा मैं ना, मुझे खुद पता, जब मैं सीरियस हो जाऊंगा ना दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझिए। अगर आपसे मैं कह रहा हूं चीजों को लेकर के तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, ठीक है? तो मुझे नेक्स्ट टाइम में ये चाहिए, आपका जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपके लिए आधे घंटे का काम है भाई, नोट ही तो करना था खाली गूगल से, वो भी आपसे नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? चलो कोई तुम बताओ, बोलो किसे सबसे ज्यादा? ना 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 ना, स्पीड ऑफ, मैं मेटल में भी शायद दिया था ना, किस मेटल में सबसे ज्यादा है वो लिखियो, मेटल लिखियो। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। चले बताता हूं मैं आपको। चले, टाइप ऑफ वेव्स, हेडिंग डालिए। काइंड ऑफ वेव्स, तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार। पहली तरंग होती, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे। मैं आपको इसका डायग्राम बनवा दूं। वेव बनाओ, एक वेव बनाओ, बन गई। अच्छा ध्यान रखना, ये जो वेव हो रही है इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करें, ये वेव चल रही है, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं वेव्स में। पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है? इतना डिटेल मत जाओ। ऐसे ऐसे जो मूव करते हैं वो पहला वाला है, जो आपने पहला लिखा है ट्रांसवर्स में। तुम पार्टिकल पॉइंट एक डॉट लगा दो, उसको ऐसे ऐसे कर लो, दो कलर के पेन में। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बात नहीं, मैं उड़ जाता हूं, दिक्कत नहीं है। लिखिए,
व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, जब किसी पार्टिकल का गति, जब किसी पार्टिकल की गति मूव इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर, लंबवत गति करे, मूव इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर, लंबवत गति करे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। देन दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, उस वेव को ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। देखो इस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हो, किसी दूसरे पेन से डॉट लगाओ यहां पर इस पार्टिकल को, और इस पार्टिकल की मूवमेंट को ऐसे ऐसे कर दो, समझ गए? तो ये जो पहला वाला आपने पार्ट लिखा है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा ये अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांस, इसको लॉन्गिट्यूडिशनल, लॉन्गिट्यूडिशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिशनल वेव्स। तो पहला हो गया तुम्हारा क्या था यार, अनुप्रस्थ था पहला ना, हाँ पहला था अनुप्रस्थ तरंगे विच इज कॉल्ड, एंड अदर इज कॉल्ड अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्यान से, अनुदैर्ध्य में सेम आपको इमेज बनेगी, मूवमेंट तो मूवमेंट जो वेव है वो तो ऐसे ही रहेगी, बट इसमें जो आप डॉट देंगे, इस डॉट का मूवमेंट ऐसे ऐसे दिखाइएगा, यहां पे जो पर्टिकुलर होंगे ये मूवमेंट ऐसे ऐसे। देखो व्हेन अ मूवमेंट ऑफ है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, जब किसी कण का गति इन द डायरेक्शन ऑफ, या पैरेलल डायरेक्शन, मूव इन द पैरेलल डायरेक्शन, मूव इन द पैरेलल डायरेक्शन, समानांतर दिशा में मूव करते हैं, तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो आपका कहलाता है ये। अब ध्यान से, जो ट्रांसवर्स वेव लिखे हो वहां पे लिखो वाटर वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लिखो वाटर वेव, जल तरंगे, और दूसरे वाले का एग्जांपल लिखो, सेकंड का एग्जांपल लिखो स्प्रिंग, सेकंड वाले का, इसका जिसका भी आप देख रहे हो स्प्रिंग, स्प्रिंग खींच के छोड़ते हैं, स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, हेडिंग डालिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, माध्यम की आवश्यकता कब होती है? बिना किसी मीडियम के कोई भी साउंड कभी भी मूव नहीं करता, हमेशा याद रखें। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि मीडियम है एयर, हवा से साउंड के पार्टिकल आपके कानों तक जा रहे हैं, फिर आपको समझ में आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा है मैंने क्या बोला। जब बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं, सुनना तो नहीं सिखाते, लेकिन धीरे 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 वो सुनते सुनते उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत है। बहुत ध्यान से समझना, दो तरीके की नॉलेज होती है, एक होती है जेनेटिकल, जेनेटिकल नॉलेज का मतलब होता है भूख लगना, आपके पेरेंट्स आपको बताते भूख लगी आपको, नहीं, प्यास लगना, समझ गए? तो भूख प्यास जेनेटिकल होती है, इसमें कोई एक्सपीरियंस काम नहीं करता, एक्सपीरियंस होती है दूसरी एक्सपीरियंशियल नॉलेज। एक्सपीरियंशियल में क्या होगा आपका, जो मैंने बता दिया आपको, सुनना, बैठना। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये रिमोट है, तो इसका सीधा उल्टा आपको पता है भाई, इसका ये क्या है फ्रंट वाला सीधा, ये उल्टा आप बोलते हैं, ये आपको कैसे पता? जेनेटिकली आपने सीखा है? नहीं, ये आपको बताया गया। तो एक होता है एक्वायर्ड ज्ञान, एक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जेनेटिकल। तो एक्वायर्ड ज्ञान होता है, ठीक है। तो याद रखिए, वेव्स को अगर मूव करना है माध्यम में चाहिए होता है, तो कोई भी वेव हो वो बिना किसी मीडियम के पॉसिबल नहीं है मूव कर सके, ठीक है। तो हेडिंग डालो, मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। पहली होती है मैकेनिकल वेव्स, फर्स्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, फर्स्ट इज कॉल्ड यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव फर्स्ट, मैकेनिकल वेव्स। लिखो, द वेव विच हैव या द वेव विच नीड्स मीडियम, ऐसी तरंगे जहां मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, ब्रैकेट में लिख लो फिजिकल, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, फिजिकल मीडियम की आवश्यकता। दो तरीके की तरंगे होती हैं, पहला हो गया फिजिकल मीडियम की, इसके एग्जांपल लिख लेना, बड़े क्वेश्चन है भाई इसके। इसके एग्जांपल में लिखिए, पहला वाटर, जल तरंगे, दूसरा ध्वनि, साउंड वेव्स, थर्ड स्प्रिंग,
थर्ड स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरंग, ये तीनों होती है जिसमें मीडियम चाहिए होता है। दूसरे आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच डोंट नीड फिजिकल मीडियम, जहां भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम उसमें भी चाहिए होता है बट भौतिक नहीं चाहिए होता है, विच डोंट नीड फिजिकल मीडियम। ये होंगी वो जो मैंने तुम लोगों को दिया होगा, याद है, एक्सरे, गामा, बीटा, अल्फा, कुछ याद आ रहा है, वो वाली हो तो लिख लो इसको, अल्फा, बीटा, गामा, वो भी दे रहा हूं मैं आपको, लिखवाने जा रहा हूं मैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वो भी शायद दिया था लिखने के लिए, क्या उसकी वेवलेंथ लिखनी थी? कोई बात नहीं, मुझे पता आप लोग नहीं लिख के लाए तो मुझे ही कराना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए, पहली हेडिंग डालिए मैकेनिकल वेव्स, फर्स्ट हेडिंग मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी होती हैं? बोलो, ठीक है। मैकेनिकल वेव में सीधी बात है, पहली वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, ये मैं आपको इसके तीनों टाइप आई थिंक बता दिया था, याद आ रहा है? अरे यार, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, तुम लोगों को बताया था ना, इंफ्रासोनिक कहां से कहां तक की रेंज है? बिलो 20, ठीक। दूसरा ऑडिबल होता है, श्रव्य तरंगे, सुनने वाली, यही हुआ है ना लास्ट, मुझे याद आ रहा है, लिखवाया था ना मैंने, नहीं बता तो बताओ मैं फिर से आपको, ठीक है। ऑडिबल जो होती है दैट इज 20 to 20,000, एंड लास्ट वन इज अल्ट्रासोनिक। यूजेस ऑफ हो गया था सबका, कहां क्या यूज होता है ना, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा और दे दूं, देखो यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक, हेडिंग डालो, पहला था आपका इंफ्रासोनिक, जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे, दूसरा है आपका ऑडिबल, सुनने वाली तरंगे, और तीसरा था अल्ट्रासोनिक। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक के एग्जांपल लिख लो, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कहां कहां यूज करते हैं, ये सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। पहला, फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पीड में आइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग में, उद्योग में याद रखिएगा दो जगहों पे, पहला है मशीनरी इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी इंस्ट्रूमेंट, मशीन के पुर्जे साफ करने में, और दूसरा ब्लैकनेस ऑफ चिमनी, जो चिमनी होती है उसकी कालिक साफ करने में, ब्लैकनेस समझते हो, जो कालिक होती है, स्मूथ, ठीक है, शूट जानते हो, कालिक जानते हो यार, जब चिमनी आपने देखी होगी लगातार जलते जलते काली पड़ जाती है, तो उस जब चिमनी की तो लेंथ आपने देखी होगी इंडस्ट्री में, भाई सीधी बात है, ये जमीन है, और यहां पे ऐसे करके चिमनी लगी होती है, ऐसे करके होती है ना यहां पर, तो यहां से स्मोक जो निकलता है, याद रखिएगा, तो इस हिस्से में जो कालिक जमती है उसको साफ करने के लिए इंसान तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए जाती है आपकी अल्ट्रासोनिक, क्लियर। दूसरा, तो पहला हुआ, दूसरा देखो, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सोनार, प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट टू कैलकुलेट, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेट मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई के लिए सोनार, सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार, ध्यान से SONAR। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि में, एग्रीकल्चर में अल्ट्रासोनिक का यूज, एग्रीकल्चर, टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट, कीड़ों को नष्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट, कीड़ों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट, मेडिकल साइंस तो आप जानते होंगे, चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में क्या यूज होता है इसका, अल्ट्रासाउंड वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑल सब जानते हो, ठीक है, ठीक है, बट ध्यान रखना, वो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी सबने सुना होगा उसके बारे में, ठीक है, सबको आइडिया, बट इंपॉर्टेंट है ECG, लिख लीजिए, ECG सुना है आप लोगों ने, सुना है तुम लोगों ने ECG, अबे देखा है, ECG कहां सुन लिया तुमने, ECG सबने रिपोर्ट देखी है, ऐसे वाली रिपोर्ट, समझते हो, ये जो रिपोर्ट होती है, जब इस दिन सीधी हो जाती है उस दिन निपट जाता है आदमी ना, हाँ, तो ECG में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसमें लिख लीजिए यूज होता है इसका,
रिफ्लेक्शन आता है आपके हार्ट बीट का, हार्ट बीट का रिफ्लेक्शन होता है, जो हार्ट पंप करता है तो जो साउंड होती है उस साउंड के हिसाब से ये रिफ्लेक्शन आता है, याद रखिए, ठीक है। हार्ट के साउंड आपने सुने होंगे, हार्ट का साउंड सुना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके अलावा इसी में ही एग्रीकल्चर में, मेडिकल वाले में ही अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर डैश करके लिखो, लीवर, गॉल ब्लैडर, ओवरी और किडनी, इन चार के लिए, लीवर, ओवरी, गॉल ब्लैडर और किडनी, इन चार के लिए यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी सबको पता होगा, एम्ब्रियो के लिए यूज होता है सोनोग्राफी, यार पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना, शर्माना नहीं। सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी कराई जाती है ना प्रेगनेंसी में, तो सोनोग्राफी में लिख लो, टू डिटेक्ट द एम्ब्रियो सिचुएशन, एम्ब्रियो भ्रूण की जांच के लिए जो यूज किया जाता है। और अभी जो नई चीज आ रही है वो आपने सुना होगा लेजर थेरेपी, नहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट लेजर के थ्रू, वो उसमें भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा और भी होता है लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी सुना होगा, आंखों के लिए होता नहीं, जनरली लेजिक लेजर वगैरह सुने होते हैं। नेक्स्ट, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के लिए किडनी स्टोन। और अभी रिसेंट 2024 में आया है, वेरी गुड, ऑर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस के इलाज के लिए। इस तरीके की वेव्स मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से जानवर निकालते हैं, बैट्स थे और डॉल्फिन और डॉग, ध्यान से नोट कर लीजिए, बैट्स, डॉल्फिन, डॉल्फिन का तो शायद पता होगा, बैट्स, डॉल्फिन और डॉग, ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं। सुनने के लिए एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है बिल्ली, याद आ रहा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ना कि थोड़ा सा गलत माना जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो हो सकता है फ्लैक, भाई सीधी बात है, कोई भी चीज मूव कर रही है, कहीं कुछ भी इस तरीके का पानी आ रहा है, वो आवाज आपको नहीं सुनाई दे सकती है, पॉसिबल है यार बहुत बार। भाई इसको लेकर के सुनामी के लिए इंडिकेटर सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनामी के लिए एलिफेंट का यूज करती है। 2004 सुनामी याद है, उड़ीसा तमिलनाडु सुनामी आई 2004 में, तो वहां पे जो इंडिया का मालाबार कोस्ट है, ध्यान से समझना, ये है आपका इंडिया, इस इंडिया का यहां पर है आपका मालाबार कोस्ट, और यहां पर है आपका कोरोमंडल, ठीक है। तो जो कोरोमंडल कोस्ट होता है, याद यहीं पे पड़ता है नीलगिरी, ठीक है, माउंटेन दोनों के, जो इधर से आपका आपका आता है ईस्टर्न घाट, इधर से वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ज्वाइंट, तो ये जो ज्वाइंट है क्या नाम इसका है, नीलगिरी, ये माउंटेन है, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 2650, अप्रोक्सीमेट 2650 मीटर है, समझ रहे हो, जरा बात को समझो मैं क्या समझा रहा हूं। पॉइंट है यहां पर, ये आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इंडिया में जरा समझो, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को इसको बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर, मतलब जो एलिफेंट का मूवमेंट है वो यहां से यहां तक होता है, ऐसे करके वो इधर से इधर आते हैं, समझ गए, एलिफेंट कॉरिडोर होता है। पॉइंट है ये जो नीलगिरी है, जब 2004 में सुनामी आने वाली थी, दैट डेट वाज 26 दिसंबर, डेट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, तो 24 ऑफ दिसंबर को यहां पे जो हाथी होते थे, एलिफेंट होते थे, जो उनका ग्रुप होता था, वो पहली बार नोटिस किया गया, ये जमीन है, ये नीलगिरी है, ये जमीन है, तो यहां पे फॉरेस्ट होंगे, वो यहां पे रहते होंगे ना, तो जो मूवमेंट था याद रखिएगा एलिफेंट का, वो एलिफेंट का मूवमेंट पहली बार देखा गया कि वो इतना ऊपर चढ़ करके यहां पे खड़े हुए थे। समझिए कि ये सब चीजें क्यों जरूरी होती हैं। एलिफेंट आपने देखा बल्कि शरीर होता है, भाई बल्कि शरीर वाला बंदा बहुत ज्यादा चलने में पॉसिबल नहीं है, वो हाथी जैसा शरीर अगर है हाथी का, और वो पूरे पहाड़ पे चढ़ रहा है, मतलब कुछ तो है भाई। तो वो कुछ इसलिए था क्योंकि फिर, और ये कहानी है 24 दिसंबर की, और उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद क्या आ गई, सुनामी, यानी वाइब्रेशन जो हो रहे थे जमीन में, वो इनको समझ में आ रहे थे, हम लोगों को समझ में नहीं आए। फिर जब नोटिस किया, क्योंकि वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने कंप्लेंट की थी यहाँ की लोकल अथॉरिटी को, क्या कि बॉस जो एलिफेंट्स है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो जंगल में रहते हैं उनको तो जंगल के कानून पता होता क्या कैसे होता है, मूव कर रहे हैं, लेकिन होता है ना लोकल अथॉरिटी, अब वो ऐसे ही होंगे, ये होगा वो करके, और देख लीजिए कहानी क्या थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा नहीं देखने, तो उन्होंने देखा, तो हाथी जब भी सोते हैं याद रखिएगा, तो उनका जो ईयर होता है वो जमीन पे लगा के सोते हैं, करवट सोते हैं। आप लोग स्ट्रेट सोते हो, करवट सोते हो, तो एक कान आपका जमीन पर रहता है, बेड पे रहता है ना, वो हमेशा हाथी को अगर आप सोते हुए देखोगे, कभी वो फ्लैट ऐसे करके बैठा रहता है, 2 पैर आगे 2 पैर पीछे करके देखियो, वो बैठता है, सोना होगा वैसे ही सोएगा,
मतलब ये तो ये इसका मतलब कान वो जमीन में लगा के सोते हैं, मतलब अगर वाइब्रेशन होगा तो सुनाई देगा। उसके बाद से जो हैदराबाद में सुनामी सेंटर सेटअप हुआ है, यहां पर स्पेशली बेसिकली किसकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं? एलिफेंट की। सोचो, तो हमें भाई गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें पता चल गई। तो अगर उसके बाद 2004 में सुनामी है, उसके बाद तक आज तक सुनामी नहीं आई, क्यों? क्योंकि मूवमेंट बन जा रहा है, जला सा भी मूवमेंट हुआ, लोगों को एक्टिव कर दो कि भाई साहब जरा देख लेना। नहीं सर, आपने देखा वार्निंग दे दी जाती है, खाली करो ये करो, कहां से पता चलता है? यहां से। अब सरकार ये थोड़ी बताएगा हम हाथी को देख रहे। बात समझ रहे हैं चीजों को लेकर के? ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी मैकेनिकल वेव्स में पहला मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल। दूसरा आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल ने इसको खोजा है 1865 में। मैक्सवेल 1865 में खोजा है। एटीन 1865 में मैक्सवेल ने ये थोड़ा ध्यान से लिस्ट बनवानी है आपको मुझे। ध्यान से एक इंडेक्स तैयार करिए। इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 7 मुझे ऐसे चाहिए, मतलब 7 लाइन में आपको होगा तो बहुत लंबा पूरा पेज मत बना लेना, 7 लाइन चाहिए। और 1 2 3 4 5 5 कॉलम चाहिए। समझ गए बात को लेकर के? कुछ इस तरीके से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। और 1 2 3 4 5 कितने थे यार? 5। ठीक है, इस तरीके का कॉलम चाहिए, ध्यान से। 7 ऐसे, 5 ऐसे। सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे बड़ा बनाइएगा। यहाँ का शेप का साइज है, अब इसको थोड़ा बड़ा बनाइए लास्ट वाला, क्योंकि उसमें यूजेस है। मैं हेडिंग बता देता हूं, शुरू करूं। पहला लिखिए नेम, फर्स्ट कॉलम में लिखिए नेम, पहला है यहां पर नाम। दूसरा लिखिए डिस्कवरर, खोजकर्ता। तीसरा लैम्डा, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एन, एंड लास्ट है यूजेस, प्रयोग। काम का इंडेक्स है, ध्यान से। बन गया? चलिए शुरू करें। मैं सबसे ऊपर से सबसे नीचे चल रहा हूं, ध्यान रखना लैम्डा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कम ज्यादा होता रहेगा, ये उसके रिवर्स चलता है, एक कम होता है एक बढ़ता है, ऐसे होता है हमेशा। ठीक है, मैं बता देता हूं। चलो पहला लिखो गामा। गामा रेज, इंडेक्स समझ गए होंगे आप लोग। तो पहला आओ गामा, गामा ऐसे ही होता है। ठीक है, पहला गामा रेज। गामा रेज में बंदे का नाम लिखो बैकुरल, BACKURAL, बैकुरल, BACKURAL, बैकुरल। वेवलेंथ लिखो 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -10। वेवलेंथ 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -10 मीटर। वेवलेंथ ध्यान से लिखना, बहुत बार आई है मैच करने के लिए। फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 18। 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 18। गामा 18। और इसका वो लिखो यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है यूज। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए कृत्रिम रेडियो धर्मिता, कृत्रिम रेडियो धर्मिता, आर्टिफिशियल। और दूसरा पॉइंट लिखो वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन, इसी के लिए गामा रेज के लिए वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है। तीसरा पॉइंट इसी में ही, तीसरा पॉइंट इसी का तीसरा यूजेस में, थर्ड पॉइंट में 10 टू द पावर 4 मीटर, ये इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है। 10 टू द पावर 4 मीटर मतलब एक के आगे 4 लगा लो जीरो, उतने मीटर चौड़ा उसको तोड़ देती हैं। तो इंसान के लिए तो खत्म ही करो। दूसरा हो एक्सरेज। एक्सरेज, एक्सरेज का एग्जांपल है, मतलब जिन्होंने खोजा उसका नाम है रोंटगेन, RONTZEN, रोंटगेन। 10 टू द पावर, इसमें ना आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना 10 टू -10 से 8, चलो मैं लिखाई देता हूं। 10 टू द पावर -10 से -8, ये समझ गया मैं क्या लिखा हूं? ठीक है। रेंज लिखो 18 से 2 के हिसाब से, बस 2 कम करते चलो। ये तुम्हारी 20 18, तो अगली क्या होगी 10 टू द पावर
18 से 10 टू द पावर 16, माइनस नहीं प्लस में ही है ये, 16, 18 से 16। एक्सरे का यूज जानते होंगे दोनों जगहों पे, पहला लिखो इंडस्ट्री में, दूसरा मेडिकल में, इंडस्ट्री और मेडिकल में। नेक्स्ट है यूवी, थर्ड लिखिए यूवी, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। इसको खोजा है रीटर ने, REETAR, रीटर, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -7, रीटर ने, REETAR। अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, ये तो सुने होगे अल्ट्रावायलेट यार, सन से जो आती है जानते हो ना, 10 टू द पावर -8 से -7, और वहां 2 कम कर लो फ्रीक्वेंसी, 18 से 16 थी तो अगली क्या होगी, 16 से 14। यूवी रेस के एग्जाम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस, पहला लिखो डिस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, पानी साफ करने के लिए यूज होता है, इसी में लिख लो। क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर, पानी साफ करने के लिए। नेक्स्ट, टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसको शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, विजिबल रेज, नेक्स्ट फोर्थ होंगी ना आपकी, विजिबल रेज, दृश्य तरंगे, इसी में हम लोग हैं, विजिबल रेज। इसको खोजा है न्यूटन ने, न्यूटन, इसकी रेंज है 3.9 इंटू 10 टू द पावर -7 से 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ध्यान से रेंज। फ्रीक्वेंसी 2 कम करो, फ्रीक्वेंसी मैंने 10 टू द पावर, कहां तक पहुंच गए थे आप, 14 तक, तो 14 से 12। और यूजेस में क्या लिखेंगे, चीजें हमें इसी के दिखती हैं तो लिखो आवर आई, अपनी आंख जो हमें चीजें दिखती हैं वो इसी रेंज की चीजें दिखती है ना, इसके बाहर की ना इसके नीचे ही रेंज होती है, याद रखिए वही रेंज हो जाती है रात में अंधेरे में। तो आपने सुना है नाइट विजन, नहीं देखे हो कैमरे वगैरह जो होते हैं नाइट विजन, यही होते हैं। नेक्स्ट होता है IR, नेक्स्ट रेज IR, इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड। इसको खोजा है हर्सेल, HARSHAL, हर्सेल, 7.8 इंटू 10 टू द पावर 7, मैं लिख देता हूं 7.8 इंटू 10 टू द पावर 7 से 5.6 इंटू 10 टू द पावर -4। वेट कीजिए, आई थिंक 5 होगा ये, वेट, हाँ ठीक है, 5 से 3, 5 से -4 तक, वो 2 कम कर लो, IR वो 2, रेंज कम, फ्रीक्वेंसी। और इसका 3 चीजें मैंने बताया था, पहला फोटोग्राफी इन फॉग, IR का यूज फोटोग्राफी करने में, कोहरे में अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपको इस तरीके के कैमरे आते हैं, उनको यूज करना पड़ेगा फोटोग्राफी। दूसरा, टीवी रिमोट, एनी रिमोट, किसी भी रिमोट के लिए। एक चीज ध्यान रखिए, लिखो दे हैव थर्मल नेचर, नेक्स्ट पॉइंट टू सी में, दे हैव थर्मल नेचर, ऊष्मीय प्रभाव रखती हैं ये। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब ध्यान से समझना, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है कि IR वाली रेज जिस पर, जैसे IR यहां से गई, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगी तो ये इस हिस्से को गर्म कर देती हैं। ये सारी वेव्स में एकमात्र ऐसी वेव्स होती हैं, ठीक है, मतलब इन वेव्स का नेचर थोड़ा गर्म नेचर का होता है, जब ये इस पे जाके इस पे टकराएंगी तो सरफेस को क्या कर देंगे, गर्म। बट कंडीशन ये है कि लगातार आपको करना पड़ेगा, तो रिमोट से जो निकल रही वो हिस्सा गर्म नहीं होगा, टीवी के किसी एक जगह पे जाके लगती होंगी, कभी नोटिस किया टीवी के किस हिस्से में जाके करती हैं, रिमोट चला पता नहीं कहां गया, नोटिस किया कभी भाई, सीधी बात है, आपके घरों में जो टीवी लगी होगी आजकल, जो टीवी वहां पे यहाँ पे पॉइंट होता है ब्लैक कलर का, आप यहाँ पे हाथ रख लीजिए और रिमोट चलाइए, बात समझ रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन, तो इस हिस्से को लगातार टीवी रिमोट चला के बंद करिए करिए करिए, उसका थोड़ी देर बाद टच करना तो हल्का सा दिखेगा, बट मैंने बोला वो इतना फ्रीक्वेंटली हो नहीं पाता आपसे, रिमोट खराब कर लेंगे, मम्मी पीट देंगे तुम्हें, बार बार रिमोट दबाए पड़े हो, ठीक है, तो बट उससे होता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि दे हैव थर्मल इफेक्ट। नेक्स्ट होता है शॉर्ट रेडियो वेव्स, नेक्स्ट होता है जो भी नंबर है, शॉर्ट रेडियो, लघु रेडियो तरंगे,
शॉर्ट रेडियो, रेडियो वेव सी मैंने आपको बताई थी, हर्ट्ज याद है? तो हर्ट्ज नहीं खोजा है, लिखिए हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी वो 2 और कम करो, तुम 10 तक पहुंचे हुए हो, हाँ तो 10 से 8, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 8। और इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव सी तुम्हारे घरों में सब चलाता है, रेडियो टीवी रडार और टेलीफोन। एग्जाम्पल में रेडियो टीवी रडार टेलीफोन, रेडियो टीवी रडार। वेवलेंथ 2 कम, वेवलेंथ है तुम्हारी, अब पूछा नहीं है, लिख लो वैसे। वेवलेंथ है 10 टू द पावर -3 से 1, -3 से 1, ठीक है, डन। अब इसमें एक चीज नोटिस करिए, इस इंडेक्स में जो वेवलेंथ है वो घटती हुई चल रही है कि बढ़ती हुई चल रही है? बड़ी समस्या है। वेवलेंथ घट रही है कि बढ़ रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट हो रही है, चेक करो। तो वेवलेंथ जो आपकी लगातार बढ़ रही है, हमेशा याद रखियो कि माइनस वाली चीजें कम आप करते चल रहे हैं, 10 टू द पावर -10 यानी 10 के आगे 10 जीरो, 1 के आगे, और 10 टू द पावर -8, तो आप घटे कि बढ़े? माइनस की जगह आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो जीरो पे पहुंचोगे, जीरो से फिर प्लस चलोगे ना। तो वेवलेंथ हमेशा, या तो जहां पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वेवलेंथ वाला इंडेक्स आपने बनाया है, यहाँ पे आपने लेमडा लिखा होगा, यहाँ पे एन लिखा होगा ना, तो इसको ऐसे करके एरो बना दो और यहाँ लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तुम्हारे समझने के लिए, और यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ लिखो डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे इंडेक्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। पूछा हुआ है किसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, किसकी? तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में होती है और जो फ्रीक्वेंसी हमेशा घटती है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगी, समझ गए? तो हम लोगों की किस नंबर पे होती है? 4th नंबर पे हम लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और नॉर्मली जो होती है तो गामा, ये गामा होती है, मैंने उस दिन बताया था किसको? हल्क को। हल्क जानते हैं? हल्क मूवी आपने देखी है? हल्क का कैरेक्टर आपने देखा होगा, हल्क की मूवी भी है। तो जो पहला पार्ट हल्क आया था 2008-9 में, तो उसमें दिखाया था हल्क पैदा कैसे होता है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग एक नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये गामा रेस का एक रिएक्टर होता है, उसमें गिर जाता है जाकर के, तो समझ गए उसके अंदर क्या चला गया? गामा रेस। और गामा रेस मैंने अभी आपको बता दी भाई साहब, तो उतनी पावर आ गई, देखे हल्क का हिसाब। चलो नेक्स्ट आओ, रेडियो वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसे इंग्लिश हिंदी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा, लाइट वेव जब किसी उसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो 7 कलर जनरेट होते हैं, वही वाले अपने कौन से हैं? हाँ, बेनिया पीनाला, विग्योर वाले, यार एक ही बात है, ठीक है। तो एक काम करो, शुरू करो, वी से लेके आर तक लिखो। विग्योर को पता है ना सबको, बेनिया पीनाला, सब क्या बोलते हैं उसको? अबे रेनबो लिखो, ऊपर से नीचे लिखना क्योंकि उसके कुछ पॉइंट दूंगा मैं आपको। वी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके। आधो को मैं कसम से बता रहा हूं पता ही नहीं होगा विग्योर के सारे कलर, पता है? अभी पूछता हूं मैं, एक एक करके पूछता हूं, 7 लोगों से पूछता हूं मैं, देखो अभी लिख लिया सबने? चलिए, तो उसमें बेसिकली आपको जो लिखना है वो मतलब ऐसे लिखना था, वी यहां पे लिखना था, यहां पे आपको बनाना है लेमडा, यहां पे लेमडा, और यहां पे बनाना है एन। ये मैं बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कारण है कि जो रेड कलर होता है वो डेंजर का साइन होता है। आखिर जो आप तुम्हारे घरों में या जो एम्बुलेंस की लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, अरे ट्रैफिक लाइट, वो रेड कलर की क्यों होती है? उसके पीछे का मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले वी में लिखो, पहले लेमडा में लिखो 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा का जो साइन होता है ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, 4000 एंगस्ट्रॉम ऐसे। और फ्रीक्वेंसी लिखो 4 इंटू 10 टू द पावर 7 -7, 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, वी के बाद आई, इंडिगो, इंडिगो में लिखो 4600 एंगस्ट्रॉम,
वो लिखो 4.6 इंटू 10⁻⁻7। 4.6 इंटू, मेरी बात समझ गए? यहां पे आपको लिखना था 4 इंटू 10⁻⁻7। अगला 4.4 इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁻, समझ में? बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। थर्ड आओ, VIB, बी मतलब ब्लू, नीला। इसका लिखिए 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, और रेंज लिखो 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट आओ ग्रीन, 5700 एंगस्ट्रॉम, 5.7 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट 5.7। नेक्स्ट ऑरेंज 6000 एंगस्ट्रॉम, येलो है, येलो 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 येलो, क्या 5700 लिख लियो ना, 6000 एंगस्ट्रॉम, और रेंज है 6 इंटू 10⁻⁻7, 6 इंटू 10⁻⁻7। ओ ऑरेंज, नारंगी 6400 एंगस्ट्रॉम, 6400, 6.4 इंटू 10⁻⁻7। 6 हो गए। लास्ट है यार रेड, रेड लिखिए 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम, और वो है आपकी फ्रीक्वेंसी 7.8 इंटू 10⁻⁻7, 7.8 इंटू 10⁻⁻7। अब इसमें एक चीज समझाइए, जो रेंज है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है? भैया, अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि -7 वाली जो बात कर रहा हूं वो फ्रीक्वेंसी है ना, तो बढ़ते ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? अरे भाई साहब, इसीलिए ना सी सेट से मैथ हटाई गई है, पता आपको? IAS पहले 60 नंबर की ना मेंस में मैथ आती थी, 60 मार्क्स की मेंस में, जीएस के पेपर में। यूपीपीसीएस में करीब 70 मार्क्स का जीएस के 2 पेपर होते थे एमसीक्यू, उसमें करीब 70 नंबर की मैथ आती थी मेंस में। लेकिन बड़ी दिक्कत ये हुई क्योंकि उसमें मैथ्स में जितने भी एसएससी बैंक और ये सब बच्चे थे वो क्वालिफाई करने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एसएससी बैंक वाले सिविल सर्वेंट अच्छे नहीं है, वो कैलकुलेशन उनकी अच्छी है तो वो बैंक के लिए, क्लर्क के लिए ठीक है, लेकिन डीएम के लिए ठीक नहीं। डीएम आदमी नोट थोड़ी गिनेगा, डीएम आदमी का काम कुछ और है ना, तो फिर इसलिए हटाया गया। उनको पता था बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी सी सेट में थोड़ी बहुत मैथ डाल दी गई है, पता ही होगा। 10⁻⁻7 तो सेम है, लेकिन आपका जो नंबर है वो तो बढ़ता चल रहा है, तो बढ़ता चल रहा है, बट -7 अगर होता चल रहा है इसका मतलब रेंजेस कम होती चल रही है कि बढ़ती चल रही है? अरे यार 10⁻⁻7 तो सेम ही है, तो लॉजिक बात है। अब आया समझ में? तो क्या हो रहा है, माइनस के हिसाब से देखा जाएंगे तो हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं, मतलब घटते चल रहे हैं। नहीं पता हो तो फ्रीक्वेंसी लिखिए रिड्यूसिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एंगस्ट्रॉम आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन है, ध्यान। इसका मतलब क्या मैं लेमडा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं इस वाले इंडेक्स के हिसाब से? भाई एक तरफ लेमडा कम होता जा रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना तुम्हारी, भाई सिंपल है, हाँ या ना? ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। अब इसमें देखो एक तरफ V है एक तरफ R है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, क्या कारण है कि जो लाइट होती है इमरजेंसी उसका साइन लाल कलर होता है? तो लाल कलर के पीछे का रीजन है क्योंकि इसका जो लेमडा है वो कितना है, 7800 एंगस्ट्रॉम। जितना ज्यादा किसी का लेमडा होगा, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, वो उतना कम करेगी स्कैटर। बात समझ गए? जितना ज्यादा जिसका वेवलेंथ होगी वो लाइट उतनी कम फैलेगी। तो हिसाब ये बैठा, यहां पे आपकी 7 लाइट है, मान लीजिए 2 4 6 7, 7 में यहां पे एक व्यक्ति है, V से स्टार्ट होकर के R लाइट पड़ रही है, ध्यान से। तो मैंने बोला, और डिस्टेंस इक्वल रखो, दिक्कत, बट चूंकि ये लाइट मैंने बताया तो लॉजिक है यहां पर आते आते स्प्रेड हो जाएगी। कुछ को समझ में आ रहा? ये थोड़ी सी आगे पहुंचेगी क्योंकि थोड़ा सा इसका है हिसाब समझ में है, ये वाली लाइट इसके पास मैक्सिमम पहुंचेगी, समझ गए? क्यों? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, हाईएस्ट है। तो इसीलिए जितने भी डेंजरस के सिग्नल होते हैं, डेंजर के, दैट इज खतरनाक या खतरे के सिग्नल, वो सब क्या होते हैं, राड। एम्बुलेंस, या फिर आप पुलिस की गाड़ी देख लीजिए, या फिर आप नॉर्मली जो मेडिकल का साइन होता है सब देखें, प्लस साइन, वो सब रेड कलर, हरे कलर का क्यों नहीं होता है? सोचने वाली बात है, बैगनी कलर हो सकता है, भाई 7 कलर है, रेड क्यों? रीजन आ गया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करके लिख लो, इस स्टेटमेंट को, बिकॉज रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ
बिकॉज रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, सो क्योंकि लाल कलर की जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सो द स्कैटरिंग कैपेबिलिटी ऑफ इट, सो इट्स स्कैटरिंग कैपेबिलिटी इज लीस्ट, इसलिए इसकी विलगाव शक्ति मिनिमम होती है, कम से कम होती है, स्कैटरिंग पावर इज लीस्ट। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डेंजर साइन, एग्जाम्पल है डेंजर साइन, डेंजर में जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी रेड कलर। अब आए समझ में? तो जो जितनी भी लाइट होती है, ट्रेन के सिग्नल होते हैं, वो रेड ही क्यों होते हैं? क्लियर हो गया? क्योंकि आसानी से दूर से आप देख सकते हैं। ठीक हो गई बात? चलो डन, यहां क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ साउंड, नेक्स्ट हेडिंग डालो साउंड। साउंड में मैं 3-4 चीजें आपको दे चुका हूं, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, जिन लोगों ने नहीं किया बता देता हूं। सबसे पहले लिखो प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन, साउंड का प्रोडक्शन। दूसरा लिखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा लिखो, इसमें मतलब पता क्या, साउंड कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस होता हो, आप कुछ करते होंगे तो कुछ होता होगा, तो वही वाइब्रेट करते हैं, उसके जो होता है पार्टिकल वही आवाज करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन संचरण, पहला उत्पत्ति, दूसरा संचरण, संचरण में आपको पीछे बता दिया लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में ऐसे 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 ऐसे, ठीक। नेक्स्ट आओ रिसेप्शन, अभिग्रहण, रिसेप्शन साउंड में 3 चीजें होती हैं, थर्ड है आपका रिसेप्शन, अभिग्रहण साउंड, एक्सेप्टेंस जो होती है साउंड की, अभिग्रहण साउंड में कहां पर होती है? तुम साउंड कहां से सुनते हो? रिसेप्टर। अरे रिसेप्टर तुम्हारे आंखों बॉडी में क्या है? ईयर, ईयर में ईयर ड्रम लिख लीजिए, ईयर ड्रम कान का पर्दा, ईयर ड्रम में जाके साउंड रिफ्लेक्ट होती है, वहां से एक आवाज, एक मतलब नर्व्स होती है, दिमाग में जाती है, दिमाग में बताती है कि ये वाला साउंड आ गया, स्पीड में काम होता है, तो आप परेशान ना हो कि इतना जल्दी कैसे होता है। चलो अब हेडिंग डालो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ये मैंने आपको दे रखी थी, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग लिखेगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा। स्पीड ऑफ साउंड हेडिंग डाल लीजिए। साउंड की स्पीड अलग अलग मेटल में मैंने दी थी लिखने के लिए, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ आपको लिखना था। सबसे ज्यादा भाई हम हवा में बोल रहे तो स्पीड होगी साउंड की, ऐसे बहुत सारे मेटल हो गए जहां बहुत तेज होती है, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, याद है भाई, स्ट्रिंग बांध लो दोनों तरफ, एक गिलास ले लो, बोलो इधर से, सुनते छोटे बच्चे करते थे, तो वो सब साउंड की मूवमेंट चलता है। इसके लिए लिखो 2 रूल, खाली बंदों के नाम इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम आपको पता नहीं चाहिए। पहला साइंटिस्ट है लाप्लास, फर्स्ट साइंटिस्ट है लाप्लास, खाली आपको नाम पता होना चाहिए। और दूसरा है हाइगेन, हाइगेन, 2 हैं, पहले हैं लाप्लास, दूसरे हैं हाइगेन। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने साउंड के मूवमेंट के लिए कुछ नियम दिए थे, रूल दिए थे, छोड़ दो रूल क्या थे। नेक्स्ट आओ फैक्टर्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है, इसकी नीड है नहीं अब, इसको रहने दो। फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब कारक, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो साउंड की स्पीड को डिसाइड करने का काम करते हैं। साउंड की स्पीड को डिसाइड करने के लिए कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला फैक्टर है प्रेशर, दाब, मतलब किसी भी चीज को अगर मैं प्रेशर करूं तो साउंड का क्या होगा, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलो। प्रेशर, प्रेशर में पहला लिखो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, सिंपल तरीके से समझो, प्रेशर का मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द साउंड। इसका सीधा मतलब हुआ कोई चीज तुम्हारे पास जितनी पास आती जाएगी उतना ज्यादा तेज आवाज आएगी। ट्रेन यार, ट्रेन जब तुम्हारे पास आती है तो एकदम से तेज आवाज, और फिर निकल जाती है तो धीरे आवाज हो जाती है, वो वाला एग्जांपल। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल। दूसरा, सेकंड, स्पीड, पहला दाब, दूसरा गति, ये स्पीड ऑफ विंड है, पवन की गति। क्या लगता है हवा तेज चले तो सुनाई देगी, धीरे चलेगी तो सुनाई देगी? है? स्पीड तेज हवा की हो तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा, या कम चलेगी तो सुनाई देगा, ये पूछ रहा हूं मैं। हवा धीरे चलेगी तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, या कम तेज चलने पे? सिंपल है, तेज चलने पे यार, हद हो गई, स्पीड तेज होनी चाहिए। स्पीड लिखिए हायर विंड, या इसका सीधा मतलब है जो स्पीड है वो भी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साउंड के
स्पीड बढ़ी तो साउंड भी बड़ा, समझ रहे हो ये चीजें। थर्ड आ जाओ, डेंसिटी, क्लैरिटी अलग से, वो फ्रिक्शन काम करेगा वहां। थर्ड आ जाइए डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी घनत्व। क्या लगता है, एक डेंस मीडियम है एक लाइट मीडियम है, किसमें साउंड तेज जाएगा? डेंस में तेज जाएगा आराम से। एक हवा है जिसके अंदर स्मोक है, धुआं धुआं पूरा, वही तो डेंस हो गया मीडियम एयर, और एक क्लीन एयर है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? जो हवा है जिसमें स्मोक है वो डेंस एयर हो गई, धुआं हुए वाली हवा यार, कोहरा। और एक है नॉर्मल एयर, दोनों में से हवा तेज, मतलब आवाज इसको आपको कहां सुनाई देगी फ्रीक्वेंटली? स्पीड, लाइट में। लाइट बोला आप लोगों ने? हाँ, डेंस में, क्योंकि मैंने बोला डेंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो साउंड वेव्स को रोकने का काम कर रही है, तो फ्रिक्शन काम करेगा। जितनी ज्यादा लाइट होगी एयर, जैसे क्लीन एयर है तो क्लीन एयर में हवा आसानी से मूव करेगी साउंड। लेकिन अगर डेंस एयर होगा तो इसका मतलब हवा जो एयर है उसके अंदर कुछ एक पार्टिकल्स होंगे जो साउंड वेव्स को रोकेंगे, तभी तो डेंस है यार, समझ रहे हो। एक आपकी विंड है ऐसी, और एक विंड है जिसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। अब आप यहां खड़े होकर के यहां वाले बंदे को बोल रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स तुम्हारी साउंड वेव्स निकली उनसे टकरा करके पहुंचेगी, और यहां पे आप यहां पर है तो सीधे सीधे पहुंची, बात समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साउंड, जितनी लाइट उतना ज्यादा। फ्रिक्शन फैक्टर काम नहीं करेगा वहां पे, इसलिए ये स्पेशली हवा की मैं स्पेशलाइज दे रहा हूं, बिल्कुल उस सेंस में बिल्कुल सही बात है। साउंड में सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। एल्युमिनियम जो बता रहे थे आप लोग, फ्रिक्शनल फैक्टर काम करेगा, बस मैं बता रहा हूं एयर, एयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट आइए, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लिखिए नो इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है साउंड की स्पीड से। फ्रीक्वेंसी चाहे जित फ्रीक्वेंसी मैंने पीछे आपको रेस बता दी उतनी सारी, अल्फा बीटा गामा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से साउंड की आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलती जाएगी। और लास्ट है मीडियम, माध्यम, यही लिख देता हूं मैं माध्यम। तो ऑब्वियस बात है माध्यम का होना कंपलसरी है, ध्यान से लिख लीजिए, कंपलसरी, अनिवार्य है मीडियम का होना। बिना मीडियम के साउंड मूव करेगा ही नहीं। इसका मतलब वैक्यूम में साउंड मूव नहीं करेगा। वैक्यूम समझते हो, जहां हवा नहीं होती, जब हवा नहीं होगी तो आपको इसीलिए इशारों में बात करनी पड़ेगी। वैक्यूम ऐसे आपने नहीं देखा होगा, वो देखा है स्पेस में जो लोग रहते हैं, स्पेस में बात करते हैं, जो स्पेस में याद रखे उस तरीके को देखे, एक दूसरे से जो बात करते हो नॉर्मली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मली कन्वर्सेशन है तो उनको एयर अपने साथ लेके जानी पड़ती है, मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, तो पहला काम मैंने आपको दे दिया, लिस्ट आपको कवर कर लेनी है सॉलिड के हिसाब से। तीसरा मैंने आपको दिया था, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टर ऑफ साउंड। कैरेक्टर ऑफ साउंड, साउंड के चरित्र, लक्षण, सिंपल भाषा में। पहला आता है इंटेंसिटी। फर्स्ट, इंटेंसिटी, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। ऑब्वियस बात है, इसकी लिस्ट मैं आपको करा चुका हूं, ये भी मैंने बोली थी ना, 0 डेसिबल से लेकर के आगे तक लिख के लाइएगा। अरे यार, मैंने लिस्ट तुम लोगों को बोली थी ना, डेसिबल लिखना था, कुछ याद आ रहा है? नॉर्मल डिस्कशन, चिल्लाना, टीवी, उसकी एक आती रेंज आती है लिखने के लिए ना, लिखी कि नहीं? देखो, आप अपने जानबूझ करके टाइम ना वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो चीज आपको कर दी गई आप नहीं करके लाए, मेरे को लिखवानी पड़ेगी, तो आपका फालतू में टाइम पास होगा। लिखवानी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकता, क्वेश्चन आता है, लिखिए। इधर लिखिए सोर्स, इधर लिखिए मीडियम, फ्रीक्वेंसी, इधर सोर्स, इधर फ्रीक्वेंसी। जनरली वही लिखा रहा हूं जो नॉर्मल। लिखिए एंट्री, एंट्री, इंटर, घर में एंट्री। नॉर्मली जब आप रूम में इंटर करते हैं तो आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, अरे उस दरवाजा खुला हुआ तो इस रूम से उस रूम में जाओगे तो आवाज आएगी कुछ? अरे मेरा क्वेश्चन समझ रहा है यार, ये गेट अब गेट की आवाज है अलग बात, लेकिन गेट अगर खुला हुआ है तो इस रूम से उठ के उधर जा रहे हो तो आवाज आएगी आपको ऑलमोस्ट नील। लिखो 5 डेसिबल, 5 डेसिबल, सुनाई नहीं देती है, हम लोगों की रेंज 50। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट समझते हो? विस्परिंग सुनते हो? विस्परिंग जानते हो? क्या कर रहा है, सुना? ये वाली लिखो 15 डेसिबल।
15 डेसिबल। हेडफोन लगा के जो बातचीत होती है, तो आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, चल कल आ जाओ, वहाँ मिलते हैं, उस तरीके की, मम्मी को ना पता चल जाए, मम्मी को सब पता है, बगल में मम्मी भी सो रही। अगला जनरल डिस्कशन, सामान्य बातचीत। जनरल डिस्कशन सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, 60 डेसिबल लिख लीजिए। चिल्लाना 70 डेसिबल, साउटिंग। जनरल डिस्कशन 60, साउटिंग 70। नेक्स्ट ट्रक 70, WHO ने याद रखिए 50 डेसिबल तक अलाउ किया है, मैं बता दूं, खैर नेक्स्ट बता दूंगा। नेक्स्ट आओ ट्रक 90 डेसिबल, ट्रक 90। नेक्स्ट इंडस्ट्री 110, कारखाने 110, 110। नेक्स्ट ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा 120। जेट 140, मशीन गन 160, और सबसे तेज होते हैं रॉकेट 170। किसका? मशीन गन है भैया 160, और नेक्स्ट है 170 पे रॉकेट और मिसाइल, ये सबसे तेज होते हैं आपके, हो गए। तो इसको बोलते हैं पहला कैरेक्टर इंटेंसिटी, ठीक है, यही मैंने आपको दी थी। नेक्स्ट आइए पिच, तो पहला हो गया तीव्रता, दूसरा होता है तारत्व। तारत्व का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, पिच। कुछ याद आ रहा है? आवाज का पतला और मोटा होना, पतला और, हाँ, तो ध्यान रखिए, जिसकी आवाज पतली होती है उसकी पिच बहुत हाई होती है, और जिसकी आवाज मोटी होती है पिच कम होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। पिच कम और ज्यादा होना, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, इसीलिए सबसे ज्यादा पिच किसकी होती है? मॉस्किटो की, याद है मॉस्किटो की, जो सीधे कान में बहुत तेज लगे आवाज, मॉस्किटो की। और सबसे कम पिच होती है किसकी? एग्जाम्पल के, वैसे तो हो सकता है और किसी भी जानवर की होती है, हमें उतना आइडिया नहीं है, बट लॉजिक जो पूछा हुआ है, तो पिच, मच्छर और शेर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आवाज का फर्क होता है। आपसे पूछे किसकी आवाज तेज होती है, तो तेज का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? तेज का मतलब दो होता है, पिच की बात कर रहे हैं या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? शेर की, डेसिबल ज्यादा होता है, लेकिन पिच होती है मच्छर की। थोड़ा पढ़े लिखो की तरह बात करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग आओ, इको, मतलब नेक्स्ट पार्ट। इको सुना है? ECHO, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। कभी पहाड़ों पे चिल्लाए हो, अपना नाम वापस आता है? नहीं, माउंटेन में एक जगह होती है जहां पे चिल्लाओ तो तुम्हारा नाम वापस सुनाई देता है, कियो कभी? सुनाई दिया आपका? कुछ लोग कहते हैं जिनको सुनाई नहीं देता उनका टाइम आ गया है। अरे बड़े खतरनाक इंडिया में चीजें हैं। अगर आपको अपना नाम सुनाई नहीं दिया, महामृत्युंजय मंत्र कराया जाता है, सुना महामृत्युंजय में? सुना है, घर में पाठ हाट कराए जाते हैं, 10,000, 21,000, 51,000। तो जिसके किसी पर्टिकुलर चीज, महामृत्युंजय ऐसे नहीं होता है, बहुत इफेक्टिव है उसका, तो जनरली महामृत्युंजय मंत्र को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आप जाप नहीं कर सकते उसका, ठीक है, 2, 4, 10 पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे 10,000, 11,000 ना, 11, 21,000 जब मंत्र कराया तो किसी एक के लिए तबीयत खराब होती तभी होता है जनरली। आपने सुना होगा किसी का मतलब तबीयत ज्यादा खराब होती है, सुना है महामृत्युंजय मंत्र? वो जेनुअनली नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। 2-3 चीजें हमारी किताबों में मना की गई हैं, तो उसमें जिसका भी महामृत्युंजय मंत्र होता है, वो जब खत्म होता है तो जिस व्यक्ति के लिए वो जाप हो रहा है उस व्यक्ति को बुलाया जाता है मंदिर में, स्पेशली घर पे नहीं होता है, मंदिर में होता है। वो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के पास बिठाया जाता है और उसको तेल दिया जाता है, सरसों का तेल, उसमें उसको अपना इमेज देखनी होती है। अरे अब पंडित से पता कर लेना, अगर इमेज दिख गई, नहीं, सरसों के तेल में इमेज देखनी है, मेरी बात समझिए, पानी में नहीं देखनी है। सरसों के ऑयल में अगर आप इमेज ऐसे देखेंगे तो इतना आसानी से दिखती नहीं है, लेकिन अगर इमेज दिख गई तो ठीक, और नहीं दिखी तो ये स्पेशलाइज्ड होता है मस्टर्ड ऑयल के लिए, बड़ा खतरनाक होता है। मेरे बेसिकली फादर के साथ हुआ था ये, मुझे पहले मतलब सब प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ भाई, मैंने सुना है ऐसा, बट मैंने जब देखा इस चीज़ों को लेकर के तो उनको इमेज दिख गई, और जिसको नहीं दिखती लिटरली, बात समझ, तो सोच के देखिए कितनी इफेक्टिव बात है। अगर ऐसा है रियलिस्टिक, तो प्रैक्टिकल बात करेंगे तो भगवान ऐसा कुछ नहीं होता ये वो करके, तो ठीक है, मरना तो सबको, ये कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इसका इफेक्ट उस दिन मैंने देखा कि इस चीज़ का फर्क होता है। सेम, तो इको का मतलब होता है जब साउंड, याद रखिए, इस तरीके से कोई चीज बोली जाए और यहां पर कोई चीज है तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आपके कान में आएगी, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इको। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल लिखिए, मिनिमम 17 मीटर, 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए लेंथ, 17 मीटर मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, मतलब जो बोलने वाला सोर्स और रिसेप्टर दोनों के बीच में 17 मीटर मिनिमम है।
इको। दूसरा, मीडियम होना चाहिए लाइट, हल्का माध्यम, बहुत ज्यादा डेंस नहीं। ठीक है। और सामने वाली जो खैर बहुत ज्यादा उसमें तो नहीं होता है, बट बहुत अच्छा अगर आपको इस मतलब ये तो इको समझ में आ गया। अगर इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए वुडन लगती है, लकड़ी। लकड़ी जो होती है वो साउंड को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब एक सॉलिड सरफेस टकरा करके गया तो ये हुआ, लेकिन अगर इस सरफेस में कुछ ऐसा लगा दो जो एक्सेप्ट कर ले तो इको नहीं होगा। इसीलिए ये वो बहुत फेमस क्वेश्चन इस वाले का, क्या कारण है जितने भी मल्टीप्लेक्स होते हैं उसकी वॉल जो होती है उस वो लकड़ी की बनी होती है। चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, मल्टीप्लेक्स के मूवी देखने, तो उस मूवी में जो चेयर्स लगी होती हैं, यहाँ की जो इधर उधर दीवार होती है वॉल, उसको टच करिएगा तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, क्लॉथ कलर, रेड कलर का क्लॉथ, उसके अंदर जो ठक ऐसे करना लकड़ी की आवाज आती है, ट्राई करके देख लेना वो लकड़ी होती है। क्यों? क्योंकि सामने जो स्क्रीन चल रही है, मैंने बताया 17 मीटर में तो स्क्रीन से लेके आप तक काफी गैप होता है, 17 मीटर से ज्यादा ही हो, 17 मीटर 50 फीट, तो उससे तो बड़ा ही होता है ना गैप। तो वो जो आवाज आएगी वो इससे टकराएगी, अगर इसमें रिफ्लेक्टर नहीं होंगे, सीधी बात है, मतलब रिफ्लेक्टर होंगे तो ये आवाज आपको क्या करेगी, वाइब्रेट सुनाई देगी बार 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 बार, तो मूवी कुछ समझ में ही नहीं आएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, वुडन। तो वुडन सरफेस हमेशा किसके लिए काम करती है, रिफ्लेक्टर के लिए। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट लिखो, रेजोनेंस, अनुनाद। रेजोनेंस, अनुनाद। रेजोनेंस सुना है आप लोगों ने? एक चीज समझ लो, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक साउंड जनरेट होता है। इस चीज को लिख लो, 2-3 लाइनों में लिखा देता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ साउंड। हर वस्तु के अंदर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब हर एक जो है आपका उसके अंदर ऐसे करके वाइब्रेशन हो रहा होता है। अगर वो वाइब्रेशन हो रहा होता है इंटरनली, अगर आप उसके बराबर का वाइब्रेशन एक्सटर्नली ले आए तो कुछ तो होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सिंपल है, यहां पर कोई गुड्स है, इसके अंदर वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं जो एक्सटर्नल मीडियम लाया बाहर से, इस एक्सटर्नल मीडियम ने जो साउंड क्रिएट किया वो भी ऐसे ही क्रिएट किया, एग्जैक्ट ऐसे। तो सीधी बात है कुछ तो होगा, वो जो कुछ होता है वो होता है इस चीज का नुकसान, डिस्ट्रॉयमेंट। इसी का एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत फेमस सिंगर थे तानसेन। सुना? तानसेन गाते थे शीशा टूट जाता था, नहीं तो वो जो शीशे, क्योंकि तो मैंने बोला ये जो ग्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर साउंड हो रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अपनी उस तरीके से आवाज निकालूं जिसमें साउंड किस तरीके से फ्रीक्वेंसी हो जो इससे मैच कर जाए, शीशा क्रैक कर जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, नुकसान ज्यादा होता है। इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है पुल, बहुत फेमस क्वेश्चन है ब्रिज। ब्रिज आप लोगों ने देखा है? जो ब्रिज होता है याद रखिएगा, यहां से आपका ऐसे करके रिवर है, तो यहां पे जो ऐसे करके ब्रिज बना होता है, ध्यान से, इस ब्रिज को जब क्रॉस करते हैं कौन लोग, आर्मी। तो आर्मी के लोगों का आपने चलना देखा है, खट 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 प्रॉपर होता है, लेकिन जब भी आर्मी ब्रिज पर पहुंचती है वो अपने नॉर्मल इंसानों की तरह चलती है, जैसे हम आप चलते हैं नॉर्मली। हम तुम लोग पैर मिला के चलते हो क्या? नहीं ना, हम लोग नॉर्मल चलते हैं। तो नॉर्मल, क्योंकि आर्मी का जो स्टेप है 1 2 1 2 1 2 ऐसी स्टेप है, इस स्टेप में कई बार इस वाले ब्रिज से क्या कर जाए, मैच कर जाए फ्रीक्वेंसी, तो तुरंत ही ब्रिज क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। बहुत फेमस रूल होता है। इसीलिए क्या कारण है कि आर्मी जब नॉर्मल ब्रिज को क्रॉस करती है, तो जो स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है इंस्टेड ऑफ दिस। रीजन समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। क्लियर हो? एग्जांपल लिख लीजिए, क्रॉसिंग ऑफ आर्मी ऑन ब्रिज, पुल को क्रॉस करना आर्मी का। दूसरा, ब्रेकेज ऑफ ग्लास, शीशे का टूटना। ब्रेकेज ऑफ ग्लास, शीशे का टूटना। अरे यार, इसको एक तो एक लाइट चली जाती है ना, फिर कंप्रेशन स्टार्ट होने में। ब्रेकेज ऑफ ग्लास, ठीक। नेक्स्ट आइए, डॉपलर इफेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, ये कैरेक्टर में चल रहे हैं सारे। नेक्स्ट आइए, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट जो भी आई थिंक 5वां 6वां नंबर होगा, कौन सा नंबर है? डॉपलर इफेक्ट 5th। डॉपलर इफेक्ट, इसका एग्जांपल लिख लीजिए सीधे, ट्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। ट्रेन, जब ट्रेन आपके पास आती है तो आवाज बढ़ती जाती है, और जब दूर जाती है तो आवाज घटती जाती है, वो कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। सिंपल लिख लो, मूवेबल ट्रेन, रनिंग ट्रेन,
नेक्स्ट, मैक नंबर। मैक नंबर, इसको मैक संख्या बोलते हैं। मैक नंबर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कितनी। आपने सुना साउंड, वो सुने हो? क्या लिखो, पहले कुछ बताता फिर समझ में आएगा। मैक नंबर में लिखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड एंड साउंड, वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को। स्पीड ऑफ गुड एंड स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है वो किसी भी चीज का मैक नंबर कहलाता है। दोनों बराबर हो तो 1, फिर 2, फिर 3, समझ रहे हो? जैसे साउंड की स्पीड मान लीजिए है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसी स्पीड से तुम्हारा जो हवाई जहाज है वो भी सेम 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 आ गया, समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? 1 मैक। इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो साउंड की स्पीड से चल रहा है, यही तो हुआ, ठीक। अब लॉजिकली अगर मैं साउंड की इस स्पीड को जो है वो डबल कर दूं ऑब्जेक्ट की, और साउंड की स्पीड क्या हुई 300, तो लॉजिक बात है आंसर क्या हुआ 2 मैक। इसका मतलब साउंड की स्पीड से डबल। तो जो हमारे यहाँ सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक तुमने सुने प्लेन होते हैं सुपरसोनिक, तो जो सोनिक वर्ड है वो 1 मैक होता है, समझ गए? चीज को लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं, लिखो सोनिक इज इक्वल टू 1 मैक। सोनिक जो मिसाइल होती हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर भी है ना सोनिक, कसम से यार, हाँ है ना कोई, हाँ वो घर पे दुखी हो रखा हूं मैं। सोनिक ब्लू कलर वाला कोई है, अब तो मूवी भी कोई आ गई उसकी शायद, है वो कल वो लगा के बैठ गया मेरे घर पे, और अब मेरे को दिखा रहा, पापा देखो मैं देख रहा, और पता नहीं कौन कौन से उसमें कुत्ता बिल्ली सब है ना, उसके फ्रेंड सब हैं, ये है ये है, अब ये उड़ेगा ये करे, मैं यार गजब कहाँ का कहाँ से। और प्रॉपर मूवी है, ऐसा नहीं एनिमेशन है उसमें, देखे हो प्रॉपर इंसानों वाले कैरेक्टर भी है, साथ में एनिमेटेड डाला गया है। और वो सोनिक 3 थी, मतलब तीसरा पार्ट था, समझ रहे हैं आप? हमें दुनिया, हम तो टॉम एंड जेरी में जिंदगी बिता दी है। तो सोनिक तो लिखिए इज इक्वल टू 1 मैक, फिर लिखिए सुपर सोनिक डबल, सुपर सोनिक डबल, हाइपरसोनिक ट्रिपल, हाइपरसोनिक ट्रिपल। इसी में याद रखिए एक वर्ड होता है सोनिक बूम, सोनिक बूम। ये कभी आपने नोटिस किया है? आपने एक प्लेन देखा जाते हुए? जब प्लेन बहुत स्पीड से आता तो पीछे कुछ इस तरीके का नहीं जनरेट करता है? या आप लोगों ने वो देखा है कभी, एक प्लेन ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जब जा रहा होता है तो वहां पे आप लोगों को देखा होगा पीछे ऐसे करके एक पीछे धुआं निकलता रहता है। अबे छोटे पे हमें लगता था रॉकेट जा रहा है, कुछ याद आ रहा है? तो वो ये सोनिक बूम होते हैं। इससे ना कई बार बहुत स्पीड से जब निकलता है तो इतनी तेज वाइब्रेशन होता है कि आपके घरों के जो ग्लास होते हैं वो चटक जाते हैं। यही सोनिक बूम का लिख लो पहला ग्लास। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत होती है मिस गैरेज, मिस गैरेज, गर्भपात बोलते हैं शायद प्रेगनेंसी में। इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर आपने सुना है, हॉस्पिटल के बाहर साउंड नहीं होता है, साउंड एरिया है, वो साउंड बैन है वहां पे लिखा है आपने आगे हॉस्पिटल है, लिखे सुना है कभी? जब रोड से गाड़ी चलाइए तो जैसे ही हॉस्पिटल का कट आता है वहां प्रॉपर लिखा होता है कि आगे हॉस्पिटल है। इसका मतलब कुछ चीजें समझ जाइए, हॉर्न मत बजाना। अब ट्रैफिक का जो हॉर्न है वो रोड वाला अगर हॉस्पिटल पे बजेगा, या हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हुए हैं कभी तो आपको सुनाई देता है ट्रैफिक की आवाज? क्या हॉस्पिटल बनाया इस तरीके से आता है कि आपको आवाज न सुनाई दे। बात समझे? कोई इश्यूज हैं, पता चले आदमी वहां पे शांत होने का, वहां पे पो। नेक्स्ट आओ, बीट्स, बीट्स विस्पंदन, बीट्स, बीट समझते हैं? 2 इक्वल फ्रीक्वेंसी साउंड, 2 लगभग समान आवृत्ति की तरंगें, 2 ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ उत्पन्न की जाए, लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की, तो उसको बोलते हैं बीट। आपने सुना होगा बीट्स, बहुत कॉमन होता है बीट्स, ठीक। अब बोलो बीट्स, ये आपका ओके, लिख लो स्वर, सुर बेसिकली, टोन, सुर ऐसे ही है।
सुर सुने, सारे गामा लिख लो। कितने होते हैं? 7 सुर, लिख लीजिए चुपचाप। सारे आगे गामा पा धा नीसा। ये बड़ी समस्या है देश की। सारे गामा 4, पा धा नी, दैट इज 7। तो सा वापस से सारे गामा वाला सा आ गया, तो सारे गामा पा धा नी, टोटल ये हो गया आपके 7 टोन। हार्मोनिक्स बोलते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी लिखो 25, 265 हर्ट्ज से 494 हर्ट्ज तक जाता है। सा पे लिख लो 265 हर्ट्ज सा पे, और सबसे लास्ट वाले पे लिखो नी पे 494 हर्ट्ज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रीक्वेंसी। सारे गामा पाधा नी इस तरीके से फ्रीक्वेंटली बढ़ता है। बोलो 265 से 494 हर्ट्ज। ठीक है, यहां पे साउंड खत्म। नेक्स्ट आइए। पानी नहीं पीना हो पी लीजिए, गैप नहीं दे रहा हूं, बस पानी पीना है, पानी पी लीजिए। हीट हो गया तो तुम लोगों का हीट। अरे वो थर्मामीटर वगैरह, जाइए पानी पी के आइए, 2 मिनट दे रहा हूं बस।